नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का दावा है कि 14 महीने पहले गायब हुई लड़की की हत्या कर उसका शव समंदर में फेंक दिया गया। ये लड़की बैंड स्टैंड से गायब हुई। पुलिस का कहना है कि उसी रात इस लड़की की हत्या करी और हत्यारे ने शव समंदर में फेंक दिया है। लेकिन पुलिस के इस दावे पर जो लड़की के परिजन हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बांद्रा बैंड स्टैंड के समंदर में 14 महीने पहले लापता युवती के शव की तलाश कर रहे नौसेना के गोताखोर घंटों की तलाश के बाद खाली हाथ लौट गए। पालघर के बोईसर की रहने वाली MBBS की छात्रा सदीक्षा साने 29 नवंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वहां न जाकर बांद्रा के बैंड स्टैंड पहुंच गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस की जांच में पता चला कि बैंड स्टैंड पर सदीक्षा आखिरी बार वहां स्टॉल चलाने वाले और लाइफ गार्ड मिट्टू सिंह के साथ देखी गई थी। दोनों का साथ में एक सेल्फी भी मिला, लेकिन सदीक्षा के लापता होने की गुत्थी उलझी रही, क्योंकि आसपास के किसी भी CCTV में वहां से जाते हुए सदीक्षा की तस्वीर कैद नहीं हुई थी। कई बार मिट्टू सिंह से पूछताछ हुई, उसके साथी से पूछताछ हुई, यहाँ तक कि मिट्टू सिंह का नार्को भी कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी कुछ भी था नहीं लग रही थी। इस बीच सदीक्षा के पिता मनीष साने लगातार अलग अलग पुलिस अधिकारियों के पास अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि हर जगह पर उन्होंने तलाश की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। अब 14 महीने बाद अचानक से बांद्रा क्राइम ब्रांच ने मिट्टू सिंह और उसके साथी मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार कर दावा किया है कि मिट्टू ने सदीक्षा की हत्या की बात कबूल करते हुए शव को बैंड स्टैंड पर ही समंदर में फेंकने की बात कही है। उसके बाद ही पुलिस ने समंदर में तलाश शुरू की है, लेकिन अपनी बेटी की तलाश में जमीन आसमान एक कर चुके सदीक्षा के पिता मनीष माने ने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अभी ये पुलिस, मेरे को लगता है ये केस किधर भी क्लोज करने के लिए पुलिस वाले ये मिट्टू सिंह को ही बोला होगा, तुम ऐसा स्टेटमेंट दो, बाद में तुम कोर्ट में बोल सकता है क्या कि पुलिस के हथकंडे सब अपने को मालूम है, अपने सब कुछ पढ़ा भी है, अपने को मालूम भी है, क्या तुम बाद में बोल देना कोर्ट में कि पुलिस ने मेरे को ज्यादा टॉर्चर किया, इसके लिए मैंने बोला, आराम से छूट जाएगा तुम। वो पुलिस स्टेशन ने जो बोला है कन्फेशन का, वो झूठ है। पुलिस स्टेशन ने उसको दबाव डालकर, टॉर्चर कर अट्रॉसिटीज कर उनको कन्फेस करने लगा रहे हैं। अभी तक मिट्टू सिंह ने कुछ कन्फेस नहीं किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सदीक्षा का शव बरामद करना, जिसके बिना हत्या की बात को साबित कर पाना मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में कई धमाके हुए हैं, आतंकी हमला हुआ है। इन धमाकों में कई लोग घायल हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 20 मिनट के भीतर जम्मू के नरवाल में गाड़ियों के मरम्मत वाले बाजार में 2 धमाके हुए। विस्फोटक कबाड़ हो चुकी गाड़ियों में रखे गए थे। धमाकों में 9 लोग जख्मी हो गए। एक धमाका कैमरे में कैद भी हो गया। पुलिस ने कहा कि इस बारे में जांच की जा रही है। जो फैक्ट्स होंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। किस एरिया में हुआ सब ब्लास्ट? ये एग्जैक्ट किस एरिया में है? यही नरवाल है, ये नरवाल का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं। यार्ड नंबर 7 है और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। बाकी सारी तफ्तीश। इन धमाकों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। एक दिन के ब्रेक के बाद रविवार को चडवाल से फिर शुरू होगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस से दोषियों की शिनाख्त करके उन पर कार्रवाई करने को कहा है। राजौरी में हाल ही में हुए हिंदू परिवारों पर हमलों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा बलों को 3 महीने का समय दिया है। यहाँ नरवाल में हुए इस फोटो से साफ जाहिर है कि जम्मू बदस्तूर आतंक के साये में है। इसी महीने राजौरी में आतंकी हमले भी हुए और अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ा गया है। पहले से जम्मू में सुरक्षा के इंतजामात मजबूत किए गए हैं और ख़ास तौर पर जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है और कुछ दिन में वो जम्मू शहर में पहुंच जाएगी और उसके सुरक्षा भी एक बड़ा चैलेंज है। जम्मू से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।
उत्तराखंड के जोशीमठ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद कई बिजली के खंभे टेढ़े हो गए हैं। कुछ और घरों में दरारें आने की खबरें आई हैं। बर्फबारी के बाद जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ में लगभग 800 से ज़्यादा घर हैं जहां दरारें आई हैं और कुछ घर और एक मंदिर के गिरने की भी पहले खबर आ चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जोशीमठ में हालिया बर्फबारी के बाद लोग डरे हुए हैं। हालांकि शनिवार को जोशीमठ में धूप खिली रही, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग बर्फबारी की भविष्यवाणी कर रहा है। उधर जोशीमठ के कुछ और घरों में दरार के आने की शिकायतें आई हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभों के तिरछे होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जोशीमठ के जिलाधिकारी कहते हैं ये शिकायतें 2-3 घरों में ही है, बाकी हालात सामान्य हैं। 2-3 जगहों पर कहीं पर क्रैक्स की बढ़ने की हमें सूचना मिली है, बट अन्यथा कि अन्य क्षेत्रों में जोशीमठ में स्थिति सामान्य रही। जनरली स्नोफॉल के बाद अगर कोई लाइट जाने की या बिजली जाने की अगर समस्या संज्ञान में आ रही है तो इमीडिएटली हमारी टीम, जो विद्युत विभाग की टीम है, उसमें एक्शन ले रही है। जोशीमठ में अब तक 270 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इस इलाके में पक्के मकान की जगह फैब्रिकेटेड मकान बनाए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 849 इमारतों में दरारें आई हैं। 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 2 अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए हैं। जोशीमठ में 2190 लोगों की क्षमता वाले कुल 615 कमरों का और पीपली कोट में 2205 लोगों की क्षमता वाले 491 कमरों का। जोशीमठ में 270 परिवारों को अभी तक अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी अन्य इलाके, एक इलाके को छोड़ दिया जाए तो अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। सामान्य तौर पर वहाँ पर काम चल रहा है, बाजार खुले हुए हैं। भारत सरकार के और अन्य यहाँ के संस्थान वहाँ पर जांच कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि आखिर आगे आपदा के क्या कारण रहे हैं, क्या है, उस पर उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हल्द्वानी से हर्ष रावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कुश्ती संघ ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के खेल मंत्रालय को अपना जवाब भेजा है। खेल मंत्रालय ने गुरुवार को 72 घंटे का वक्त दिया था कुश्ती संघ को जवाब देने के लिए। जवाब में कुश्ती संघ ने कहा है कि जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। कुश्ती संघ ने कहा है कि इन आरोपों में सच्चाई नहीं है और ये भी कहा गया कि यौन उत्पीड़न की कभी शिकायत नहीं की गई थी और यौन उत्पीड़न समिति को भी इस बारे में कभी बताया नहीं गया। कुश्ती संघ ने प्रदर्शनकारियों के धरने को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। उसका कहना है कि कुश्ती संघ अध्यक्ष और कोच को बदनाम करने की कोशिश है। इससे पहले कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच विवाद को लेकर के कई दौर की बैठकें हुई। अनुराग ठाकुर और पहलवानों ने देर रात इस बात पर रजामंदी दे दी है कि 2 समिति बनाई जा चुकी हैं जो कि इन मामलों की जांच करेंगे। पहली समिति खेल मंत्रालय ने बना दी है, ओवरसाइट कमेटी है जिसमें पहलवानों की तरफ से भी प्रतिनिधि होंगे और वो जांच करेंगी। 4 हफ्तों में बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इन 4 हफ्तों तक जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो अपने पद पर काम नहीं करेंगे। और दूसरी समिति है वो भारतीय ओलंपिक संघ ने बनाई है। भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी में 7 सदस्य हैं जिसकी अध्यक्षता बॉक्सर मैरी कॉम कर रही हैं। उनके अलावा कमेटी में अलकनंदा अशोक, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव हैं। इसके अलावा एक महिला और एक पुरुष वकील भी शामिल हैं। वहीं खेल मंत्रालय ने जांच के लिए निगरानी कमेटी बनाई है। इसकी जांच पूरे होने तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अलग रहेंगे। ये कमेटी 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन पर तानाशाही और मनमानी जैसे कई आरोपों के साथ यौन उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिख करके दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को सस्पेंड करने की मांग की है। आपको बताएं कि हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने स्वाति मालीवाल निकली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ भी अंजलि जैसा हादसा होने वाला था।
दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ का आरोपी आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बदनाम करने की साजिश की है। वक्त है सिटी एक्सप्रेस में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई। राम रहीम जेल में बंद है, रेप का दोषी है। आपको बताएं कि 2 महीने बाद ही उसे ये पैरोल मिली है। बाबा राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। सूत्रों के मुताबिक डेरा प्रमुख इस बार पैरोल के दौरान पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह के अवतार दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, जो 25 जनवरी को होना है। पिछले साल 25 नवंबर को उसकी 40 दिन की पैरोल खत्म हुई थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहा था। राम रहीम को 2017 में रेप का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद वो हत्या के मामले में भी दोषी पाया गया था। कोलकाता में आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी भी की गई है। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल पर बियर पीते हुए एक लड़के का वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस कृत्य के जरिए इस लड़के ने 3 कानूनों का उल्लंघन किया है। पहला, नो एंट्री में वाहन चलाना, दूसरा, हेलमेट नहीं पहनना और तीसरा, बियर पीते हुए बाइक चलाना। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी पर 31,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, उसका चालान काट दिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक बार फिर से बर्फीला तूफान आया है। ये तूफान लाहौल स्पीति के ढोलंग गांव में आया है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं। बर्फीला तूफान जबरदस्त है कि पहाड़ों की चोटी से बर्फ नीचे की ओर आ रही है। अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।